Hello engineers, welcome back to your own learning platform which is Civil Guruji Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer दिलीप सिंह पवार welcome you back to your own learning platform. Engineers आज हमारे जयपुर ब्रांच में हमारी BBS की साइट विजिट है जिसमें हम इंजीनियर्स के साथ एक पर्टिकुलर साइट पे आए हैं जहां हम जानेंगे कि BBS के रेस्पेक्ट में कौन कौन से कंस्ट्रक्शन वर्क और अभी रेनफोर्समेंट के रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन हो रहा है और इसी के साथ एक पर्टिकुलर साइट को समझने के क्या क्या वे है जिसके बेसिस हम ये जान पाएंगे कि कैसे इस पर्टिकुलर साइट पर ये वर्क हो रहा है। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हो कि प्लिंथ लेवल तक का वर्क हो चुका है बट अभी फिलिंग होना बाकी है। तो इसी के साथ साथ यहाँ रेनफोर्समेंट वर्क भी हुआ है, इनकी कास्टिंग होना अभी बाकी है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम है कि जिसमें हम समझ पाएंगे कि इस पर्टिकुलर कॉलम के कंस्ट्रक्शन वर्क में और एग्जीक्यूशन वर्क में क्या क्या कंपोनेंट है जो हम आज देख पाएंगे और इसी के साथ साथ ये भी देख पाएंगे कैसे इनको एडजस्ट करना है और अगर इसकी कास्टिंग करनी है तो स्टार्टर कैसे बांधा गया होगा इस पर्टिकुलर साइड पर। स्टार्टर के साथ साथ कॉलम, स्टीयरअप ये सब भी देखने को मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने ही वाला है। सो सर चलिए इंजीनियर्स के पास चलते हैं, उनको भी एक्सप्लेन करेंगे जिसके साथ साथ हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आ जाएगा कि एक पर्टिकुलर साइड पे कॉलम को कैसे चेक करोगे, क्या क्या कंपोनेंट जो हमें कॉलम में देखने होते हैं और कैसे उसकी इन अ वे लास्ट जाके कास्टिंग करनी होती। सो चलिए इंजीनियर्स चलते हैं टू आवर ट्रेनिंग एंड लेट्स फाइंड आउट हाउ वी कैन एक्चुअली गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ कॉलम। तो इंजीनियर्स एंड व्यूअर्स आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर कॉलम है हमारे सामने। सबसे पहले तो ये बताओ इस कॉलम की साइज़ क्या है। स्टार्टर हो रखा है तो सबसे पहले साइज़ नापेंगे। बाबर एक बार टेप दीजिए उनको बाबर को। तो बाबर अभी आपने इसी पर्टिकुलर स्टार्टर का मेजरमेंट किया था, क्या साइज़ थी इसकी? इसका सर साइज 230 बाई 400 था। अच्छा 230 का आपके विड्थ में और 400 के इसके पर्टिकुलर लेंथ में, ठीक है। तो इंजीनियर्स यहाँ आप देख सकते हो सबसे पहले बेसिक में आपको बताना चाहूँगा ये है स्टार्टर। ये आपको दिख रहा है स्टार्टर। ये स्टार्टर की असेंबली सबसे पहले कंस्ट्रक्ट की जाती है ताकि हमें जब कॉलम की कास्टिंग हम करेंगे कंक्रीटिंग के लिए तो हमें एक पर्टिकुलर क्या मिले, एक शेप तो मिलेगा ही प्लस आपकी जो शटरिंग होगी उसे सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ही अपने शटरिंग को यहाँ लगा दोगे तो हो सकता है कि नीचे किसी ने मार्किंग की हो किसी ने नहीं की हो। तो अब आपको ये पता चल गया कि स्टार्टर की वजह से ये परफेक्ट बुनिया में है ना। और ये परफेक्ट बुनिया में तभी आया जब ये सेंटर लाइन से ही निकला है, मतलब इसका पर्टिकुलर सेंटर आउट ये हो चुका है तभी ये स्टार्टर कंस्ट्रक्ट हुआ है। और स्टार्टर के ऊपर अब क्या आने वाला है, इसकी शटरिंग भी आने वाला जिसे हम फॉर्म वर्क बोल रहे हैं, ठीक है। इसका फॉर्म वर्क इसके ऊपर आएगा तो आपको फॉर्म वर्क को अब एडजस्ट करने की नीड है ही नहीं, डायरेक्टली फॉर्म वर्क आएगा और उस पर कास्टिंग हो जाएगी। कास्टिंग होने के बाद फिर आप क्या करोगे, आपका प्लम वर्क लेके इसे एक बार सेंटर आउट करोगे ताकि ये वर्टिकल ही रहे। क्लियर है। तो स्टार्टर की इंपॉर्टेंस आप समझे। स्टार्टर होगा तभी आपका जो ये कॉलम आगे कास्ट होने वाला है गुनिया में बैठेगा। क्लियर। और स्टार्टर की जनरली हाइट अपन 3 से 4 इंच रखते हैं, डिपेंड करता है आपके पास किस टाइप का स्टार्टर है। जनरली स्टार्टर जो है वुड का भी बना दिया जाता है जो कि बहुत ही रॉन्ग कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन वर्क है, ठीक है। जनरली आप ट्राई कीजिए कि आपका जो स्टार्टर है वो आयरन का ही हो, स्टील का हो, तभी आपको एक अच्छा फॉर्म लेवल यहाँ मिलेगा। क्लियर है। क्योंकि वुड में आपको पता है स्टार्टर जब भी सेट आउट होगा आपको नेल्स निकालने होंगे, उसके नेल्स निकालने होंगे। बट जब ये आयरन का होगा, स्टील का होने वाला है तो ऑब्वियसली बात उसमें नट एंड बोल्ट की असेंबली होगी। तो उस केस में आप इजीली उसे खोल सकते हो, कभी वो बुनिया से आउट होगा ही नहीं। क्लियर है, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलम को बांधने में क्या क्या कंपोनेंट लगा है। सबसे पहले ये आप देखिए आउटर में जो बार है, ये अभी आप लोगों ने मेजर किया था, ये आउटर वाली बार कितने mm की, 16 mm की, और ये मिड वाली कितनी है, 12 mm। तो एक बात आप सभी को याद रखना है, एज पर IS कोड कि जो कॉलम है उसमें मिनिमम बार 12 mm का ही होगा, इससे कम का बार इसमें नहीं लग सकता। क्लियर है, ठीक है। अगर कभी एडजस्टमेंट की बारी आती है कि 12 से कम सर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो उसी टाइम उसे मना कर देना, क्योंकि 10-8 mm के बार जो आपके कॉलम में कभी नहीं लगते हैं, मिनिमम 12 mm। क्लियर है, ठीक है। और इसे थोड़ा इकोनॉमिक बनाने के लिए हमने 12 और 16 का दोनों कॉम्बिनेशन लगाया इसमें। क्लियर है। तो इसमें 4 जो आउटर मोस्ट कॉर्नर पे जो बार हैं वो है आपके 16 के, और जो मिड में प्लस इस असेंबली के मिड में और इस असेंबली के मिड में जो बार लगे वो है 12। क्लियर। अब इसमें आप एक चीज़ और देख पा रहे हो, इन सारे ही कितने नंबर से बार हो गए अभी टोटल, ये 3, 2, 5, 5 और 3, 8 बार है ना। इन 8 बार को कोई बांध के भी तो रखेगा। इन केस अगर ये पर्टिकुलर असेंबली जिसे हम क्या बोल रहे हैं, टाई बोल रहे हैं, स्टीयरअप नहीं, स्टीयरअप बोला जाता है बीम के केस में, कॉलम के केस में इसे आप टाई बोलते हो। क्लियर है। ये जो पर्टिकुलर टाई की जो असेंबली है, इन सारे ही बार को, जो कि आपके नंबर ऑफ बार कितने 8 है, क्लियर है, इन सारे ही 8 बार को ये क्या बांध के रख रहा है। अगर ये नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है, हो सकता है कि नीचे से तो कनेक्शन है इसका पर ऊपर से ये पूरा खुला है। तो ये कोई इस डायरेक्शन में कोई इस डायरेक्शन में रहेगा, जैसे अपना झाड़ू होता है ना। झाड़ू अगर आप पर्टिकुलर बांध के रखोगे तो एग्जैक्टली वो स्ट्रेट रहेगा, अगर नीचे से ही बांधा तो ऊपर से खुला हुआ दिखता है, वैसा केस इसके साथ हो जाएगा। क्लियर है। तो ये असेंबली क्या करती है, इसे होल्ड करने का काम करती है। इस असेंबली को अपन पर्टिकुलर कॉलम के केस में टाई बोलते हैं। क्लियर। अब बात आ जाती है कि इन टाई की स्पेसिंग कितनी रखें। स्पेसिंग जनरली रखी जाती है एज पर डिज़ाइन। क्लियर है। जनरली आप नीचे का जॉइंट और जो अपर का जॉइंट है वहाँ जो टाई है उनकी स्पेसिंग हमेशा थोड़ी कम रखी जाती है और मिड वाले जो टाई है उनकी स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। क्लियर है। और यहाँ आप देख लिए, एक तो है आपकी मेन टाई
जो कि आपके आठों ही बार को क्या कर रही है, होल्ड करके रख रही है। और एक जो टाई है वो मिड में आ रही है जिससे डायमंड शेप दिया गया है ये डायमंड शेप देख पा रहे हो आप सभी। जैसे ये मेरी मास्टर रिंग है, ये मास्टर रिंग क्या कर रही है, ये आठों आठों ही बार को क्या कर रही है, बांध के रख रही है। और ये जो डायमंड रिंग है ये मिड के जो बार है जो कि 12-12 mm के बार है इनको ही होल्ड कर रही है। क्लियर है। इसका जो शेप है डायमंड शेप का है इसलिए इसे डायमंड रिंग बोला गया। क्लियर है। आई बात समझ सभी के। और हमेशा ये ट्राई करना जब भी आपकी ये रिंग बंधे, रिंग के जो हुक हो ना वो जनरली हमें ट्राई करना चाहिए कि 135 के एंगल के आसपास ही हो। एग्जैक्ट आप 135 एग्जीक्यूट नहीं कर सकते है ना, क्योंकि इन द एंड ये जो काम है वो आपके बार बेंडर करने वाले हैं। तो 135 के आसपास इतना तो हुक उनके पास होना चाहिए जिससे इंटैक्ट रहे, हिले नहीं। 90 का हुक नहीं होना चाहिए। क्लियर है एक बात। 90 का हुक होगा तो ये आराम से खुल जाएगा, जो कि राइट एग्जीक्यूशन वे नहीं है हमारे लिए। क्लियर है। डायमंड रिंग की कटिंग लेंथ आप लोगों ने क्लास में सीखी है, ईजिली ये तो निकाल ही लोगे। और हर एक टाई के साथ हुक होना जरूरी है, विदाउट हुक आप टाई बांध ही नहीं सकते। क्लियर है। ये बात सबके समझ में आई। तो एक बार बता दीजिए ये जो आउटर मोस्ट जो बार है वो 16 mm की, उन्हें मैं क्या बार बोलूँ, मेन बार। ठीक है। ये 12 भी मेन बार हैं, बट कॉस्ट कटिंग और प्लस इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम 16 और 12 का कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं। क्लियर है। और इन सारे ही बार को एक जो टाई जो पूरे ही 8 बार को बांध के बैठी है उसे क्या बोल रहे हैं अपन, मास्टरिंग। मास्टरिंग। ठीक है। ये आपकी मास्टरिंग है। क्लियर है। और जो बीच वाली बार है उनको होल्ड करके बैठी है वो कौन सी रिंग है आपकी, डायमंड रिंग। क्लियर है। यहाँ डायमंड रिंग क्यों यूज में ली गई है, क्योंकि जो मेरी ये स्मॉलर डाया की जो बार है 12 वो हमेशा मिड में आ रही है। तो वो ऐसी कौन सी रिंग है जो इन चारों को ही बांध के रखें, वो डायमंड है। बात समझ में आई सबके। अगर आपकी 3 बार को ही होल्ड करके रखना होता तो उस केस में आप ट्रायंगुलर स्टीयरअप काम में लेते हैं। क्लियर है। यहाँ 4 बार है तो डायमंड ही सबसे ज़्यादा बेस्ट सूट होने वाली है यहाँ पे। क्लियर है। आई बात सबके समझ में। सबको क्लियर हुआ कि कॉलम में क्या क्या असेंबली है, क्या क्या होने वाला है। अब इसके बाद इसकी जनरली क्या है, कास्टिंग हो जाएगी। क्लियर है। कास्टिंग होने के बाद आप प्लम बॉब से देखोगे ये सही है कि नहीं। आप प्लम बॉब भी 2 बार चेक करोगे। पहला तो जब आपकी पूरी फिलिंग हो चुकी है, इसमें फिलिंग होने के बाद जब आपकी कंक्रीटिंग अभी क्या है, इलास्टिक फॉर्म में, उस केस में आप बल्ली लगा के प्लम बॉब लगा के इसे एक बार वर्टिकल करोगे, स्ट्रेट करोगे। जब एक बार स्ट्रेट हो गया, जब ये सूख जाएगा उसके बाद वापस प्लम से चेक करोगे जो आपने पहले बार प्लम्बिंग इसकी की थी वो सही थी या नहीं थी। प्लम बॉब से आपने एग्जीक्यूशन किया था इसका, जिसकी वजह से आपने चेक किया था वर्टिकल है या नहीं है। एक बार एग्जीक्यूशन होने के बाद वापस चेक किया जाएगा। ये क्रॉस चेक करने पे पता चलता है कि एग्जीक्यूशन सही हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है। तो हर बार प्री एंड पोस्ट एग्जीक्यूशन चेकिंग करनी ही होती है अपन को। क्लियर है सभी को। और ये जो पर्टिकुलर साइट है इसमें आप देख पा रहे हो हर कॉलम का ओरिएंटेशन एक जैसा नहीं है। नहीं है ना। जैसे ये कॉलम है इसका ओरिएंटेशन ऐसा है, मतलब 400 mm इस साइड है, 230 mm इस साइड है। जब मैं बात करूँ कॉर्नर्स की, उस वाले कॉलम में ओरिएंटेशन वहाँ पर है, मतलब ओरिएंटेशन अब 230/400 mm का हो चुका है वहाँ पर, है कि नहीं। क्लियर है। और ओरिएंटेशन इस पर भी डिपेंड करता है कि कितना स्पेस आपको बचाना है। कभी कभी इन द एंड आप डिज़ाइन भी कर लेते हो, जब तक क्लाइंट का अप्रूवल नहीं मिलता आप ओरिएंटेशन एक बार में फिक्स नहीं कर सकते। अगर आपका स्पेस बच सकता है थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करने से, जिससे सेफ्टी भी स्टैक पे नहीं हो, मतलब सेफ्टी के अंदर ही आप ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, तो वो वैलिड होता है। क्लियर है। आई बात सबके समझ में। हो जाएगा एग्जीक्यूशन इन केस अगर फ्यूचर में अगर आपको ऑब्वियसली बात है कॉलम का लेआउट और कॉलम को चेक करने का ये जो प्रोसेस है आपको हैंडल करना ही होगा। हो जाएगा इजीली। कॉलम के केस में कटिंग लेंथ निकाल लोगे, कितने नंबर से बाहर आ रहे हैं। और हमेशा ट्राई करना जो आप फर्स्ट बारी में कटिंग लेंथ निकालो वो हमेशा मिड तक जाए, क्योंकि आपको भी पता है ऊपर जाके क्या होना, इसकी लैप होनी और कॉलम के टाइम में हम मिड में ही तो लैप देते हैं। तो इतनी तो आपको कटिंग लेंथ निकालनी ही है कि ये जो आपका कॉलम है एक बार में जब खत्म होगा तो मिड में जाके ही खत्म होगा। और लैपिंग के बीच में डिस्टेंस कितना होने वाला, 1-1 मीटर का होगा। तो उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना, कटिंग लेंथ भी निकाल देगी। क्लियर है। हो जाएगा सबसे। इन फ्यूचर हो जाएगा। अगर BBS इंजीनियर आप लोग बनते हो इजीली कर लोगे। बहुत बढ़िया। तो इंजीनियर्स आपने देखा कि इस पर्टिकुलर साइट पे एक छोटा सा कंसेप्ट हमने इंजीनियर्स के साथ शेयर किया है अबाउट द कॉलम कटिंग लेंथ एंड कॉलम की असेंबली। आई होप जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो भी समझ पाए होंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चेकिंग पॉइंट है जो हमें चेक करने होते हैं। तो इंजीनियर्स ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। और मैं छोटा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि हमारे सिविल गुरुजी की ब्रांचेस अभी मल्टीपल स्टेट में, जब मैं बात करूँ जयपुर की, मैं बात करूँ दिल्ली की, मैं बात करूँ लखनऊ की, मैं बात करूँ पुणे की और इवन भिलाई भी, आपके पास
टाइम है, अगर आपको लगता है कि आपको आपकी स्किल इन्हेंस करनी चाहिए, तो आपके नियर बाय लोकेलिटी में जो भी सिविल गुरुजी की ब्रांच है वहाँ विजिट कर सकते हैं। एंड इन केस इफ़ यू थिंक दैट यू नीड टू इंक्रीज योर स्किल्स, देन प्लीज़ ज्वाइन सिविल गुरुजी सो दैट you can boost your career. Till then engineers, if you have any doubt, if you have any question, then you can comment down, और आप हमारे यूनिवर्सल हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं to get the free counseling, which is 9111001234. I hope we will meet in the next video with a new content. Till then, be safe, be healthy. जय हिंद, जय भारत.